ओके बेटा, चैप्टर का नाम है वेक्टर विश्लेषण। ठीक है, आइए वेक्टर विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस। ओके, so as I have told you, it's a very important lesson, and as far as this lesson is concerned, so then you are reading here in only one lesson, but this is helpful in all lesson. तो इसलिए बहुत इत्मीनान से पढ़िए, जो नहीं आए उसे पूछिए, समझिए। ओके, अब आप लोग पहले चैप्टर में ही पढ़े थे कि मापन के अंतर्गत अथवा इस प्रकृति में कोई भी वस्तु को निरूपण हम जिन पदों में करते हैं उन पदों को हम फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि कहते हैं। सही है। अब आपने पढ़ा कि अगर भौतिक राशियों को स्थिति और समय, अभी जो पिछला चैप्टर पढ़े, स्थिति के आधार पर देखें कि समय के बदलाव के साथ साथ स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है या नहीं, तो आपने कहा तब वो भौतिक राशि को हम दो राशि में बांट सकते हैं, एक गति अवस्था यानी गत्यावस्था और दूसरा, अभी अभी यही चैप्टर पढ़ के आप आ रहे हो, तो आपने कहा था कि अगर समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो वो विरामा होती है, और अगर परिवर्तन हो, और अब हम पुनः इसी भौतिक राशि को इस आधार पर बांटने जा रहे हैं कि मापन में कहा गया था कि कोई भी राशि बिना परिमाण के व्यक्त ही नहीं की जा सकती। तो अब हमको परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान है अथवा दिशा का ज्ञान, उस आधार पर हम भौतिक राशि को दो राशियों में बांटते हैं। एक को कहते हैं अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, बोलो जी आ रहा समझ में, और दूसरे को कहते हैं सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब कि जो आप लोग सदिश सदिश चिल्ला रहे हैं, उसी सदिश का ही अंग्रेजी नाम है वेक्टर, यानी वेक्टर कोई अन्य राशि नहीं है, वेक्टर को ही हिंदी में कहते हैं। क्लियर हो गया? तो पहले यहीं से शुरू करिए। भौतिक राशि, भौतिक राशि हो गया। भौतिक राशि को परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान है अथवा नहीं। दिशा का ज्ञान है, इस आधार पर इस दो राशियों में बांटा जाता है। दो राशियों में, पहला अदिश राशि हो गया और दूसरा सदिश राशि। चलिए, अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। प्रॉब्लम?
अब याद होगा कि आपको मापन में बताया गया था कि जब भी कोई वस्तु को हम मापेंगे, नापेंगे, तौलेंगे तो हमको उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट उसका मैग्नीट्यूड है, अर्थात जैसे हमने कहा कि जाओ बेटा 10 आलू ले आओ, तो आप दुकान पे जाओ और कहो कि हमको 10 आलू चाहिए, तो वो 10 आलू से संतुष्ट नहीं होगा। या सीधे कहिए कि हमको आलू चाहिए, तो वह पूछेगा आपको कितना आलू चाहिए, तो आप कहोगे हमको 2 किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए। तो जो आप कह रहे हो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ये उसका मैग्नीट्यूड है। और मापन में पढ़ाया गया कि केवल मैग्नीट्यूड में बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको एक यूनिट में नापा जाता है। तो जो आप कह रहे हो 10 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, इसका मतलब आप उस वस्तु का आकलन मास में कर रहे हो। आपको 6-7 यूनिट बताई गई थी ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी मूल राशियां नहीं बताई गई। तो इसलिए आप उन्हें कुल इन्हीं पदों में व्यक्त कर रहे हो, बट व्यक्त करोगे तो बिना मैग्नीट्यूड के व्यक्त नहीं होगा। अब बिना मैग्नीट्यूड के व्यक्त तो नहीं होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब हम उसको इस बेस पे बांट रहे हैं कि केवल मैग्नीट्यूड ही है या दिशा भी है। अंडरस्टूड? तो अगर मैग्नीट्यूड के साथ में दिशा का भी ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस आधार पर हम उस भौतिक राशि को दो राशि में बांट रहे हैं, अदिश राशि। क्लियर हो गया? एनी डाउट? कितने लोग समझ गए? पक्का? तो आइए अब एक एक करके। पहला लिख ले, 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि और, अब लो पहला अदिश राशि। अदिश राशि, चले बेटा, क्या है अदिश राशि? पकड़ो। अभी अभी तुम तो बोल रहे हो कि राशि का मतलब भौतिक राशि, और कोई भी भौतिक राशि बिना परिमाण के नहीं होगी। यानी परिमाण बोले तो, हाँ, परिणाम नहीं बोला जा रहा है। परिणाम माने रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट नहीं है, मैग्नीट्यूड है। कंफ्यूजन तो नहीं है? जिसको समझ आए बोले, ना आए तो खड़ा होके पूछे। एनीबॉडी इन डाउट? तो उस भौतिक राशि में बिना परिमाण के तो होगा नहीं, अर्थात उसमें मैग्नीट्यूड का होना पक्का है। लेकिन अब उस मैग्नीट्यूड के साथ दिशा का ज्ञान है कि, अब आओ देखो, राशि मतलब भौतिक राशि और भौतिक राशि का मतलब परिमाण। और अब क्या लिखा है? अदिश। देखो 2 शब्द है, अ माने क्या होता है, अदिश माने, अब बोलो परिभाषा बन गई। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण तो ज्ञात हो परंतु दिशा का ज्ञान न हो। दैट्स क्लियर? यानी सच ए क्वांटिटी which has the magnitude but it doesn't show the direction, है ना? तो this kind of quantity is known as scalar quantity। आ गया सबको? तो किसे कहेंगे, फिर से सुन लो, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान न हो, अर्थात परिमाण तो रहे बट, तो ऐसी राशि को हम आगे बोलने, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण तो होता है परंतु उससे दिशा का ज्ञान परंतु उससे नहीं होता।
दिशा का ज्ञान, यस, दिशा का ज्ञान उस भौतिक राशि को क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ओके बेटा, अब आओ जैसे हम लोग कुछ उदाहरणों पर चर्चा करें जिससे हमें पता चले कि इन्हें अदिश राशि क्यों कहना चाहिए। राइट, आइए आराम से सीखिए, शुरुआत में सीख लेंगे तो बात बन जाएगी। क्लियर है? आइए जैसे एग्जाम्पल, पकड़िए। अब मैंने आपसे कहा जाओ बाजार से 2 किलो आलू ले आओ, तो आप गए और कहे 2 किलो आलू दे दीजिए। तो 2 किलो, ये जो किलो शब्द है वो बता रहा है ना कि ये भौतिक राशि द्रव्यमान है। द्रव्यमान है यानी कि, और आपने क्या कहा 2 केजी। तो देखिए उसने अपनी तराजू लिया, इधर 2 किलो का वेट रख के यहाँ आलू रख दिया, कर दिया लीजिए 2 किलो हो गया। क्या आपको इस पूरी प्रक्रिया में खाली परिमाण ही मिला या दिशा भी मिली? इसका मतलब ये मास कैसी राशि है? अदिश राशि है। कठिनाई शुरू। अब आइए दूसरा, हमने कहा ये कमरा कितना लंबा चौड़ा है, तो आपने कहा सर 10 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा, अर्थात 50 वर्ग मीटर का ये कमरा है। बोलो ये क्षेत्रफल है। क्या इसमें कुछ दिशा उसा पता चला? इसका मतलब ये क्षेत्रफल भी अदिश राशि है। अब आप बाइक चलाते हो, उसमें स्पीडोमीटर होता है, तेज चलो वो बता देगा कितनी रफ्तार से चल रहे हो। तब हमने पूछा कितनी रफ्तार से गाड़ी चल रही है, तो आपने कहा सर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो ये केवल परिमाण बता या दिशा भी बता रहा है? इसका मतलब ये चाल भी कौन सी राशि है? अब यहां देखिए बोर्ड पे, ये देखिए, ये है रोहित बैठ करके, ये देखिए बाइक चला रहे हैं, है ना, और इनका स्पीडोमीटर पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं 50 से चपले है। सुन रहे हैं कि नहीं? अब बीच में शशिकांत का घर पड़ता है, शशिकांत हाथ मार रहे हैं रुको रुको रुको, ये कहते हैं आज मत पूछा मिला ला गाड़ी, यू नो। अब ये चापते हुए भाग रहे हैं, बताओ ये जहां जहां भी जा रहे हैं, बोलो ये दूरी तय कर रहे हैं ना? क्या इससे कोई दिशा का पता चल रहा है? इसका मतलब द्रव्यमान, क्षेत्रफल, चाल, दूरी, ये सब कौन सी राशियां हैं? अदिश राशि। हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बेटा कुछ कहना है? बेटा आते हैं नीचे, तब तक बैठिए, चले। एनीबॉडी इन डाउट? ये दूरी होगी। बताओ इस सब में समय भी बीत रहा है? समय बता रहा है ना, पूरब में बीत रहा है, पश्चिम में बीत रहा है, नहीं बता रहा है। इसका मतलब समय भी, अब इत्यादि कर दे कि दिन भर यह काम होगा। अर्थात हमने 2-4 ठो राशि बता के समझा दिया कि ये सब राशियों में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का कोई ज्ञान। इसलिए ये सब राशियां कैसी हुई? अब बोलिए कोई कठिन लगा? अब यही जब 9 में पढ़ा करते थे तो खाली लिख लेते थे कि चाल, दूरी, ये सब अदिश है, समझते नहीं थे। अभी आपका दिमाग बड़ा हो गया ना, तो समझा जा सकता है कि नहीं? यस, नेटवर्क धीरे स्लो चल रहा है, चले। कुछ लोग का नेटवर्क छोड़ दे रहा है। अब कोई डाउट है? तो all these quantity what I have just showed here, these are the scalar quantity because these are only showing us the magnitude, but it doesn't suggest us the direction. So because of this reason I can say that all these quantities are the scalar. कोई है बहादुर जिसको दिक्कत है? पक्का? तो आगे बढ़े। अब आइए सदिश।
सदिश राशि। अब मुझे लगता है कि इसकी परिभाषा तो आप लोग हंसते हंसते बता देंगे कि ना हो। कैसे? सदिश राशि, आपने कहा था राशि माने मैग्नीट्यूड, दिश माने और सौ माने साथ साथ, है ना? यानी हम हैं, हाँ यही तो ये कह रहा है। राशि का मतलब भौतिक राशि जिसमें क्या रहता है? परिमाण रहता है, यानी मैग्नी। वेरी नाइस। और अब क्या है सर? दिश। दिश बोले माने मीन्स और सौ, सौ माने हाँ। अब ये नहीं पूछ रहा हम आपके हैं कौन, ये तो कह रहा हम हैं क्योंकि हम आपके दिल में रहते हैं। फिर मत कहना दिल है कि मानता नहीं, है ना? मिल गया ना जवाब? अरे ये तो परिभाषा निकल गई। अब आपका दिल मान लिया है कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, हाँ अभी आप नहीं कहेंगे हम आपके हैं कौन, क्या कह रहा है? हम हैं आपके साथ है। साथ कौन? दिशा। दिशा महोदय कह रहे हैं कि साहब हम आपके साथ हैं क्योंकि हम आप ही के दिल में। फिर मत कहना कि दिल मानता नहीं। अब तो मान गया ना क्या कि यह है सदिश राशि। ये तो मजा आ गया हो, हम ही को लग रहा मिला, आप लोग को भी आया? हम तो जेवा भर मजा ले लिए हैं। ठीक है, इसका मतलब डेफिनेशन क्लियर है कि वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण, और ये तो आ गया तुम लोग को, ये तो गड़बड़ बात हो गई। सही बात है, लिख लो। वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान रहता है। ठीक है जी, दिशा का भी ज्ञान रहता है। क्लियर? बोलो उसे क्या कहेंगे? उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ओके, सदिश राशि कहते हैं। कोई डाउट? आगे सबको? चलिए अब इसको एग्जाम्पल से देखा जाए। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको एग्जाम्पल से लीजिए, बात बढ़ाएं। आइए देखिए तो कैसे हम लोग सीखते हैं। अब आप लोग एकदम पूरा ध्यान लगा के बोर्ड में रहिए ताकि एक साथ कुल कई फायदे हो जाएं। ये देखिए, आप पीछे स्ट्राइट पाथ पढ़ के आए थे ना? अगर कोई बॉडी यूनि डायमेंशन यानी एक दिशा में गति करे तो उसका पथ ऋजु होता है। पक्का याद है? चलिए ये देखिए तो हमने ऋजु रेखी पथ ले लिया, घबराई नहीं, देखिए। और इस पर ये देखिए एक हमने बॉडी ले ली, ये हो गई वस्तु। और बताओ इस समय ए पे है और समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, अतः बोलो विरामा में है। चलो अब हम चाहते हैं कि ये गति करे, तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कोई भी वस्तु की स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर, यही पढ़े थे। आओ चलो देखो यहीं पर ध्यान से देखना। अब हमने क्या किया? बल लगाया। कक्षा 9 में पढ़ोगे कि बल व धक्का या,
जो वस्तु पर आरोपित करने पर वह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। चलो भाई, ये देखो हमने यहां से धक्का मारा, मार दिया। अब ये बताओ अगर चल दी तो किधर जाएगी, इधर या इधर? काहे को? क्योंकि बल जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में विस्थापन होगा। और जब कोई वस्तु एक स्थान से चली जाए तो उसे विस, तो बोलो ये ए से बी पे गई तो विस्थापन हुआ कितना? इस स्थिति में से इसको घटा दे तो निकल जाएगा। अब किस दिशा में? जिस दिशा में बल लगा। इसका मतलब हमने एग्जाम्पल पहला खोज निकाला, कौन? अदिश की सदिश। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ अतः विस्थापन कौन सी राशि है? ऐसे आपको वहां मिल रहा था। अब देखिए एक से पैदा हो गया, एक और कठिन हो गया। मानसी नेटवर्क पकड़ रहा है? अच्छा, अब कोई अब दूसरा बताओ। जब ये यहां से यहां गई तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता गया, अर्थात यह वेग हो गया। बोलो इसी दिशा में। यह भी बताओ सदिश। इसीलिए आप लोग पिछले दिनों पूछते थे कि सर आप ये भी लेके अपन यहाँ तीर कहे मार रहे हैं, तो हमने कहा रुको वेक्टर में चल के बताएंगे। मिल गया जवाब। अभी बता दूंगा यह भी रहस्य, लेकिन अभी थोड़ा और सब्र करो। जहां इतना समय किए 2-4 सेकेंड हो गया। अब कोई दिक्कत? लो जी, 2 ठो पता चल गया। अब बताओ वेग लगातार बदले तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, तो बताओ त्वरण भी पैदा हो गई। यह भी सदिश राशि। बताओ ये बल लगने से हुई, बल भी हो गई। और जब वस्तु इधर चल दिया तो संवेगित हो गई, तो संवेग भी हो गई। अब इत्यादि करो कि जान लोगे। अब समझ आ गया ना? देखो एक घटना ने मुझे 5 लोगों को समझा दिया कि ये लोग सदिश क्यों कहे जा रहे हैं। कठिन है ना? तो आज से जान गए ये क्यों सदिश हैं, क्योंकि इनमें परिमाण के। कितने लोग को समझ आ गया? पक्का? हाँ, क्योंकि हमको बर्थडे मनाने को देर हो रहा है, जल्दी जल्दी करिए। आ रहा है बात समझ में? मिठाई देखने के बाद दिक्कत हो जाती है। तब बोलिए क्या है? सदिश राशि। अब पल्ले पड़ गया? अभी दिक्कत हो रहा है तो ये सदिश हो गया। अब हेडिंग डाल दीजिए। अब कोई पूछे सदिश राशि किससे कहते हैं और कौन कौन राशि सदिश है, तो आपको अगर ये घटना याद रहे तब फिर क्या बात है, तब तो सदिश जान ही जाएंगे। अब क्या तकलीफ है? अब नहीं तकलीफ है। तो अब आगे की बात को समझने के लिए थोड़ा पहले दिशा पर बात करनी पड़ेगी। तो चलिए बतिया लेते हैं दिशा पर। पूछ लीजिए कोई डाउट है तो। अमन चमन है ना? बैठिए, बतियाए जाए। आइए देखा जाए दिशा। अब इसमें जितने भी बच्चे बैठे हो, सभी बच्चे प्राय अगर पूछा जाए कि बताओ बेटा दिशा कठे होती है, तो आप सभी बच्चे पहले भौगोलिक दिशा की ओर इशारा करते हो, है ना जी? और आप लोग बोलते हो कि सर भौगोलिक दिशा 4 होती है, यानी यह है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। हम साइंस पढ़ रहे हैं तो जो जानते हो पहले वहीं से शुरू करते हैं। क्या पढ़े हो बेटा? 3-4 में रहे होगे तो गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि बेटा जिधर सूर्य भगवान निकलते हैं उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, तो तुम्हारे चेहरे की तरफ पूरब होगा, पीठ पीछे दाहिने हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ, ऐसा ही पढ़े थे। तो इसलिए आप जानते हो कि दिशा अच्छा 4 होती है।
कुछ लोग सोच रहे 4 कहाँ है, अब हो गई 4। अब कौन कौन 4 है पता है? तो ये 4 का तो तुम्हारे पास पूर्व से ज्ञान है, तो तुम्हारे ज्ञान को हम सलाम करते हैं। ये देखो और ये देखो, राइट है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो है इस भौगोलिक ज्ञान के सहारे गाड़ी अब बढ़ने जा रही है, और ये भाषा जो अब निकल के आने वाली है वही भाषा में फिजिक्स पढ़ाएगा। या देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में तुम बच्चे लोग इसको यक्ष सच कहते रहे हो, कहते हो। इसी यक्ष सच को अब आज से फिजिक्स की भाषा में क्षैतिज घटक बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चक्कर तो नहीं आ रहा है ना? ये क्षैतिज घटक बुलाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके। और इस रेखा पर जो ये ऊर्ध्वता खड़ी है, इसे आप लोग वाई एक्सिस पढ़ते आए होंगे, और अब हम लोग इसे बोलेंगे ऊर्ध्व घटक या ऊर्ध्वाधर घटक। अंग्रेजी में कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छे से लेना, क्योंकि अब भाषाएं बदल रही हैं, उसी भाषा में सारा सवाल लगेगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट अर्थात वाई एक्सिस, और वो कौन है? एक्स एक्सिस। अब दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर जहां काटेंगी, परपेंडिकुलर समझते हो, लंबवत जहां काटेंगी उस बिंदु को मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। बोला यहां काट रहा है, ये आपका हो गया ओरिजिन पॉइंट, यानी हिंदी में हाजी मूल बिंदु, ठीक है। अब आप कक्षा 9-10 में 2 अक्ष से आपने किसी भी बिंदु की लोकेशन को तय किया था, राइट है। ध्यान से देखें, अभी जब मैं आपको पिछला चैप्टर पढ़ा रहा था तो आपको बताया कि लंबाई को एक्स अक्ष मानिए, चौड़ाई को वाई अक्ष। अब ये कमरा है, अब इस कमरे में शशिकांत यहाँ बैठे हुए हैं। अब शशिकांत अगर एक बिंदु है, अर्थात इनका ये लोकेशन है, तो इस कमरे में इनके लोकेशन का निर्देशांक क्या होगा? तो जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है सीख ले। अब अगर शशिकांत जहां बैठे हैं वहां उसको हम पॉइंट मान लें, तो उस पॉइंट से एक्स अक्ष पे लंब डाल दो, वाई अक्ष पे डाल दो। अब यहां से अगर यहाँ की दूरी 3 है और वहां से यहाँ की दूरी 4 है, तो इनका निर्देशांक हो गया 4 3 3 4 नहीं, एक्स वाई 3 4 जो भी है। क्लियर हो गया? तो फिजिक्स में अब इस तरह पॉइंट लोकेट किया जाएगा। अब ये 2 डायमेंशनल हुआ, और हम पीछे पढ़ के आए 3 डायमेंशन, नहीं पढ़े थे? कुल बताए थे चिड़िया उड़ रही तो कैसे है, याद है? अब इसमें एक छूटा हुआ था जेड एच, ऊंचाई वाला, तो अब वहां से यहाँ लंब डाल दे, तो मान लो 2 मीटर आ गया, तो अब 3 4 2, यानी x का मान 3, y का मान 4, तो ये 3 डायमेंशनल लोकेशन हो गया। कितने को समझ आया? क्लियर हो गया? अब इसी तरह मान लो यहाँ मानसी, नहीं बैठते जाइए, बैठते रहिए, मानसी, अंकिता और रोशनी 3 पॉइंट हैं, तो
तो अब इन तीनों का लोकेशन कैसे ग्राउंड करेंगे? यहां से एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, जेड अक्ष, वही बात सेम वहां भी। तो ये 3 डायमेंशनल पॉइंट आ जाएगा, यानी इनका निर्देशांक आ जाएगा। समझ आ गई? कंफ्यूजन हो रहा है? अब पकड़े। तो मूल बिंदु से अगर हम दाहिनी ओर जाते हैं तो इसे प्लस एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, इधर सारे मान पॉजिटिव होते हैं। अगर मूल बिंदु से बाईं ओर आते हैं तो इसे माइनस एक्स डायरेक्शन कहते हैं। वाई अक्ष पर अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू है और नीचे आ रहे हैं नेगेटिव वैल्यू है। सबको श्योर? जो ना आएगा उसे पूछेगा, क्योंकि अब आपका भाषा बदलने जा रहा है। अब अगर हम इसको अंश में लेके चले तो चाँदा लगा लीजिए, तो ये वाला 0 डिग्री बताएगा, ये वाला 180 बताएगा, ऊपर वाला 90 डिग्री बताएगा, 270 बताएगा, या फिर -90 बताएगा। आ रही है? जिसको श्योर ना हो पूछेगा खड़ा होके, क्योंकि सारी भाषा इसी में बतियाई जाएगी। क्लियर हो गया? अब इसको अगर हम नक्शे में शो करें तो नक्शा में ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। इसका मतलब जैसे ही आपसे ईस्ट कहा जाए, किसी बिंदु को मूल बिंदु मानकर चाँदा रख के 0 डिग्री पे चले जाइए, ईस्ट आ जाएगा। सबको बैठ गई? अगर वेस्ट जाए तो उस मूल बिंदु पर चाँदा रख के 180 अंश पे चले जाइए, वेस्ट आ जाएगा। और नॉर्थ कहा जाए तो यहाँ से 90 अंश नाप के ऊपर जाइए, नॉर्थ हो जाएगा, और 90 अंश निगेटिव में जाइए तो वो। तो अब अंश से चारों दिशा तय हो गई। क्या भी प्रॉब्लम है? कितने को समझ आया? अब मैं अगर पूछूं कि हमको पूरब जाना है, तो अपनी कॉपी पर किसी बिंदु को मूल बिंदु मान लो और वहां पर चाँदा रखो और 0 डिग्री में चले जाओ। आ गया? कहां पहुंच जाओगे? ईस्ट में। कोई दिक्कत है? हाँ, जो प्रॉब्लम होगा। पल्ले पड़ रहे हैं क्या? भी नहीं, दिमाग में बैठा लो पूरी तरह से, क्योंकि यही सब चीजें हैं, जब नहीं पढ़ने आता तो ना सवाल भी नहीं लगती है। और ये मत सोचना कि खाली इसी चैप्टर में है, ये पॉइंट पढ़ोगे यहाँ, अब पूरे जिंदगी भर फिजिक्स पढ़ोगे, जिंदगी भर रहेगा, और इसी भाषा से पूरी डीलिंग होगी। ये 12 के भैया दीदी लोग बैठे हैं तुम्हारे, ये लोग से पूछ सकते हो, कौनो सवाल लगा रहे हैं, बस इसी में सब चल रहा है। अंडरस्टूड? अभी किसी को पूछना है? अब तुमने भौतिक में कहा था भौगोलिक 4 दिशा है, और हमारे विज्ञान में 10 दिशा। कौन कौन 10 दिशा है? रोते नहीं बेटा। पहला है ईस्ट, दूसरा है ये देखो ईस्ट है, ये नॉर्थ है, वेस्ट है। अब पकड़ना, 0 डिग्री हो तो ईस्ट में हो, +90 हो तो, और अगर 0 से 90 के बीच में हो तो न तुम ईस्ट में हो बल्कि इन दोनों के बीच में हो। इस दिशा को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ, हाँ पकड़ो, ओके। अब अगर तुम्हारा एंगल यानी पोजीशन 90 से ऊपर बता रहा है, 180 से कम, तो इस समय तुम न तो नॉर्थ में हो, अब तुम हो नॉर्थ वेस्ट में। आ गया? अगर तुम्हारी पोजीशन 180 से ज्यादा, 270 से कम बता रही है, तो अब तुम्हारी पोजीशन जो है साउथ वेस्ट में हो। और अगर तुम्हारी पोजीशन 270 से ज्यादा, 360 से कम, तो अब तुम्हारी पोजीशन साउथ ईस्ट है। एंगल से क्लियर हो रहा है?
कितने को समझ आ गया? तो बोलो कट हो गया 8 और अब बच गई 2 दिशा। वो 2 दिशा हम ग्रेविटी से तय करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो या ग्रेविटी के सापेक्ष हो। क्या पढ़े होगे 9 में, अगर कोई वस्तु नीचे से तो पृथ्वी यानी वो ग्रेविटी है, तो अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो तो ये ऊपर की दिशा यानी ये अपवर्ड है, और अगर ऊपर से कोई छोड़ दो तो तुमको फेंकना नहीं पड़ता, पृथ्वी खींच लेती है। जैसा अभी कलम छूट जाए तो जाएगी कहाँ? ऊपर नीचे। बुलवा रहे हमको बच्चा जान के? नहीं ना? हाँ छोटा बच्चा, हाँ ये बात पक्का है, ध्यान रखना। तो हाथ से छूटते ही फिर भुलवा दिए तो नीचे गिरेगा, यानी ये ग्रेविटी की ओर है, इसलिए ये हो गई ऊपर नहीं ना डाउनवर्ड। नीचे का तो मतलब तुम लोग समझ जाते हो छत्ते के नीचे, नहीं डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ग्रेविटी। क्लियर? तो 8 ये और 2 ये, अपवर्ड डाउनवर्ड, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी टुवर्ड्स द ग्रेविटी। नहीं समझ में आया? ये तुम्हारी पृथ्वी माता है, इनके ऊपर भेज रहे हो तो ये अपवर्ड डायरेक्शन है। तो ये डाउनवर्ड है। अब तुम लोग डाउनवर्ड का अर्थ सोचते हो करे नीचे जाएगा तब, हमने ऐसा नहीं कहा। बारिश कहाँ हो रही है? डाउनवर्ड। गेंद कहाँ फेंक रहे हो? अपवर्ड। तो अपवर्ड का मतलब हो गया अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी जी के विरुद्ध, और डाउनवर्ड का मतलब जी की ओर। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो 8 प्लस बराबर 10 पे आ रहे थे ग्रेविटी के अगेंस्ट, और जब छत से उतर के फिर नीचे जाओगे तो डाउनवर्ड हो जाओगे। तो तुमने देखा होगा कि जब तुम उतरते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, और ऊपर आते हो तो क्या कहते हो? धीरे धीरे चलो, हमारा सांस फूलने लगा। इसमें कई बुजुर्ग होंगे ऐसा कहते होंगे, नहीं? तो इसका मतलब क्यों सांस फूल रहा है? क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, पृथ्वी खींच रही है। और नीचे जाते तो एको बार नहीं कहते सांस फूल रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तुम्हारी हेल्प कर रही है, यानी इट हेल्पिंग यू टू बिकम डाउनवर्ड। एंड व्हेन यू आर कमिंग अपवर्ड तो देन इट इज नॉट हेल्पिंग, इट इज अगेंस्ट यू, ये आपके खिलाफ चल रही है। तो जो खिलाफ जाएगा वो मदद करेगा, वो तो विरोध करेगा ना सर। तो देन अर्थ अपोजिंग यू, दैट्स व्हाई यू आर पैंटिंग। पैंटिंग माने हांफना। And when you are going downward, so you do not have pant because earth is helping you to come down. आगे जी? ता से जान के कट दिशा है, कट दिशा है डस्ट। जब फेस मास्क ऊपर चढ़ाएंगे तो बल लगाना पड़ेगा, हल्का कर दे तो अपने ही से सरक जाएगा। वो ये है, हर जगह साइंस है। देखते नहीं है बाल कुछ लोग ऐसे करके इधर फेंकते हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ऐसे कर देते तो नीचे आ जाता है। फिर होके कुछ लोग सहलाते रहते हैं, घाव लगल बेचारे के। अंडरस्टूड भी? वो कहते ग्रेविटी से घाव लग गया इसको। अब पल्ले पड़ रहे हैं ना? सोच लो, जा रहे हो सरक गया नीचे लग गया तो क्या करते हो? नहीं करते हो? ना गिरो तो एकदम मस्ती का हो का हाल चाल बा, ठीक बनू। अब समझ में आ गया जी? तक कितनी दिशा हो गई? भुला जाएगा ना? यह करोगे अब भुला जाओ। कौन कौन है बोलो? अब इसी से अप और डाउन हो गया। अब तुम लोग कभी ये रेलवे लाइन देख रहे हो? देखना ओकरे डब्बा पर कहीं पमरे, कहीं उर्रे, कहीं दर्रे लिखा रहता है। कभी सोचे ये क्या चक्कर है? नहीं सोचे तो सोचो। तुम्हारी भारतवर्ष में जिस जिस मार्ग से ट्रेन गुजर रही है उसी पर उसका नाम रखा गया है। अब हम लोग के घर के सामने से ये जो ट्रेन जा रही है
ये ईस्टर्न रेलवे है। पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, समझ गए? ये है नॉर्थ ईस्ट, यानी तुम्हारा उत्तर, तुम उत्तर प्रदेश में हो, तुम्हारी पोजीशन जो है मध्य प्रदेश हमारे भारत का दिल है, यानी दैट इज द ग्रेविटी। वहां से ऊपर जा रहे उत्तर, उत्तर प्रदेश यहाँ है, ठीक है, नीचे साउथ है, क्लियर है। वेस्ट में हमारे बंबई है, गुजरात है ना, और हमारे पूरब में इधर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यानी बंगाल जो है हमारे वेस्ट में है, और त्रिपुरा, असम, ये सिक्किम, मणिपुर, ये सब नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। अब यहाँ से मुगल सराय से चलोगे तो मुगल सराय से लेके दानापुर तक ये ईसीआर है, सेंट्रल ईस्टर्न रेलवे, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे, लिखा होगा पढ़ लेना, पूमरे, पूर्व मध्य रेलवे, बोगी पे देखना जब जा रही है सब मालगाड़ी वाली, उस पर लिखा मिलेगा, अंडरस्टूड। अब तुमको जाना है मुंबई तो तुमको सेंट्रल रेलवे पकड़ना पड़ेगा, वो मध्य प्रदेश से होते हुए निकल के जाएगी, तो ये लोकेशन है, अंडरस्टूड। तो जानो, अब इसको सीखना पड़ेगा, साइंस को समझना है तो जानना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो इसी आधार पे उनका नाम कर दिया जाता है, ये कौन मार्ग से जा रही है, अब क्लियर है। अब यही जब कंपटीशन में होगे तो तुमसे पूछ दिया बताओ कहां से आए हो, तो आपने कह दिया सर चंदौली से, बोलो कौन सी ट्रेन से आए थे, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि हम चंदौली से कहाँ जा रहे हैं, बंबई, तो आप बताओगे कि सर हम नादर रेलवे पकड़कर पहले कहाँ गए, सेंट्रल रेलवे पकड़ करके पहले हम मध्य प्रदेश गए, फिर वहां से सर हमने क्या पकड़ा, वेस्ट रेलवे, पश्चिम, तो ये आपके टिकट पे रहता है, समझ गए कंपटीशन में कैसे चलता है। लोकेशन वो तुम्हारा नहीं पूछ रहा है, तुम्हारा पूछ रहा है, तुम्हारी जानकारी लेना चाहता है, क्या पढ़ के आए हो, अंडरस्टूड। तो अभी से सीखो, क्लियर हो गया, एक दिन में ज्ञान नहीं आता है। एनीबॉडी इन डाउट, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, तो ये दिशा क्लियर होगी आपको। अब सवाल होगा कि वेक्टर को हम निरूपित कैसे करेंगे, यानी हाउ टू डिमॉन्स्ट्रेट, तो हेडिंग डाल के छोड़ दो नेक्स्ट डे के लिए, लिखो वेक्टर का निरूपण, वेक्टर का